तो गाइस पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि येलो कलर की डंजन का फाइनल बॉस अपीयर हो गया था, जो कि एक हाफ लीच है। पर उस हाफ लीच के वहां पर आते ही सोइन उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो उन सभी मॉन्स्टर्स को फिर से जिंदा कर देता है जिनको सोइन ने इतनी देर में मारा था। ये देखकर सोइन थोड़ी सी टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो ली जूहो के आसपास अपनी डिवाइन फ्लेम्स के साथ एक सर्कल बनाकर उसे पूरी तरह सिक्योर करते हुए उससे कहता है कि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उसका सामना कर सको, इसलिए मैं अकेला वहां पर जा रहा हूँ और तुम जितने भी मॉन्स्टर्स को मारो इस सर्कल के अंदर रहकर ही मारने की कोशिश करना। जिसके बाद सोइन ने लीच के ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसकी स्पीड देखकर लीच भी काफी हैरान था। पर सोइन अपनी स्पीड के साथ भी लीच का सामना नहीं कर पा रहा था, जो देखकर लीच उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि एक इंसान होने के नाते तुम काफी फास्ट हो, पर इस सब के बाद भी तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। पर सोइन को लीच को मारने का तरीका पता था कि उसकी फोरहेड पर बने हुए क्रिस्टल को तबाह करना होगा, जिससे लीच मारा जाएगा। पर एक लीच हमेशा दूर रहकर फाइट करता है, इसलिए उसे कैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सोइन अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से लीच के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पर तभी सोइन लीच की क्लोव को नोटिस करते हुए कहता है, ये यहाँ पर क्लोव का इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद मैं इसका इस्तेमाल करते हुए एक ब्लाइंड स्पॉट बना सकता हूँ। पर तभी सोइन ऊपर की तरफ देखता है कि वो लीच अपने हाथ में एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये देखकर सोइन अपनी तलवार को आगे करते हुए लीच के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे भी काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए लीच के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और सोइन फिर से एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। पर साथ ही वो वहां पर अपनी तलवार को धसाते हुए कहता है कि शायद वो वहां पर मारा गया। पर तभी उसे लीच की हंसने की आवाज आती है और वो हंसते हुए कहता है, डिवाइन फ्लेम्स, ये स्किल सच में मेरे ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर कर सकती है, पर फिर भी इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है अगर ये मुझ तक नहीं पहुंच सकती तो। जो बोलते हुए लीच जोर जोर से हंस रहा था और सोइन ये देखकर काफी हैरान था। और सोइन उसको देखते हुए लीच को देखते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि शायद मैंने इसके ऊपर हिट किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक हिलते हुए टारगेट को हिट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद लीच सोइन को इस तरीके से लटका हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हें इस तरीके से लटका हुआ देखकर काफी हंसी आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने काफी अच्छा सोचा था, पर इससे पहले तुम्हें तुम्हारी तलवार को देखना चाहिए। ये सुनते ही सोइन अपनी तलवार को देखता है, जिसके अंदर से लीच की डार्क एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर लीच उसे आगे बताता है, मेरी डेड एनर्जी किसी भी चीज को टच कर उसकी पूरी तरह से करप्ट कर देती है और धीरे धीरे कर उसकी लाइफ एनर्जी को खा लेती है। और अब तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है और 5 मिनट के अंदर तुम अपने लौते हथियार को खो दोगे। ये सुनकर सोइन लीच से कहता है, पर मुझे इस चीज का अफसोस है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 5 मिनट मेरे लिए काफी है जिसमें मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहते ही सोइन फिर से अपनी तलवार को निकालते हुए लीच के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के जमीन पर आते एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो ली जूहो ये देखकर काफी हैरान था और उसे सोइन की चिंता हो रही थी कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। पर वहीं वो अपने आसपास कई सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को देखता है, जिनको देखकर उसे ऐसा लगता है कि अभी उसे सोइन की बजाय इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया था कि कोई यहाँ पर मेरी इस तरीके से रक्षा करे। जिसके बाद हमें सोइन और लीच के बीच के इंटेंस बैटल को दिखाते जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही खतरनाक लेवल पर लड़ रहे थे। और ली जूहो भी उन लोगों की फाइट को देखते हुए कहता है, पर मैं यहाँ पर सोइन के रास्ते में नहीं आना चाहता, पर मैं एक बी रैंक का वेकर हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं मरने वाला, कोशिश किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। जो कहते हुए ली जूहो बहुत ज्यादा हिम्मत करता है और डिवाइन सर्कल से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। ली जूहो ने अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स भी मरने लगे थे। ली जूहो ने सभी मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स ली जूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही सोइन का ध्यान ली जूहो की तरफ जाता है तो वो ये देखकर कहता है, ली जूहो डिवाइन फ्लेम के सर्कल से बाहर आकर लड़ रहा है। पर साथ ही वो चीज को भी नोटिस करता है कि ली जूहो यहाँ पर फाइट के लिए डिवाइन फ्लेम्स को ही इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद वो ली जूहो के माना कैपेसिटी को देखता है, जो कि डंजन के अंदर आने के बाद पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर सोइन आगे कहता है कि ली जूहो काफी कम समय में काफी स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए सोइन को ये देखकर काफी खुशी भी होती है और वो कहता है कि ये काफी अच्छा है और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर अपने प्लान को चेंज कर देना चाहिए। ये कहते ही सोइन लीच को छोड़कर ली जूहो की मदद करने के लिए नीचे आ जाता है। तो अचानक से सोइन को वहाँ से भागता हुआ देखकर लीच उससे कहता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? पर सोइन नीचे आते ही अपनी लीफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। जिसके बाद वो ली जूहो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो लीच को भी ये समझ में नहीं आता। जिसके बाद सोइन लीच से कहता है, क्या भागना? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
हम लोगों ने तो बस अभी शुरू किया है। लीजू सुइन को अपने सामने देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। तो सुइन लीजू से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे सबके लिए माफ कर देना जो मैंने तुमसे पहले कहा था। तुम जरा से भी कमजोर नहीं हो कि चलो सबसे पहले स्मॉल फ्राइज को खत्म करते हैं, जिसके बाद हम दोनों मिलकर उस लीच को सबक सिखाएंगे। ये सुनकर लीजू काफी सरप्राइज होता है, पर लीच ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि तुम सच में इस चीज के लिए श्योर हो कि तुम ऐसा कर सकते हो, पर यहाँ पर तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। पर वहाँ नीचे सुइन लीजुओ के कान में एक अपना प्लान बता रहा था जो सुनने के बाद लीजू कहता है कि सच में ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो सुइन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो लीजू उससे आगे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो तो मुझे पता है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। और साथ ही वो सुइन से आगे कहता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बीच में लाने की कोशिश नहीं करूंगा। पर लीच को दोनों का कॉन्फिडेंस देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। चलो मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि आखिर मौत का डर क्या होता है। जो कहते हुए वो अपने सभी मॉन्स्टर्स को उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो दोनों भी उन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए आगे भागते हुए कहते हैं कि चलो चलते हैं। सुइन आगे बढ़ते ही अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जमीन के ऊपर एक स्ट्राइक मारता है, जिससे कई सारे मॉन्स्टर्स वैसे ही हवा में जाकर मारे जाते हैं। और हमें आगे दिखाते हैं कि लीजू उन सभी को छोड़कर लीच के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तो लीच ये देखकर काफी हैरान होता है कि सुइन के बजाय लीजू यहाँ उसके ऊपर अटैक कर रहा है। पर लीच लीजू को देखते हुए कहता तो क्या इस बार तुम आगे आ रहे हो, पर तुम तो उससे भी काफी ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा स्लोअर हो। पर वही हमें नीचे दिखाते कि सुइन ने कई सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और वो अपनी डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार स्टैंड लेता है और नीचे से ही अपनी डिवाइन फ्लेम्स को किसी स्लैश की तरह लीच के ऊपर उससे अटैक कर देता है। तो लीच ये देखकर काफी हैरान होता है और वो ये कहता है तो तुम दोनों ने यहाँ पर मेरे ऊपर डुअल अटैक करने का सोचा है, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर मुझ तक पहुँच सकते हो। जो कहते हुए लीच वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है। तो लीजू ये देखते हुए अपनी विंड ग्रेस का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर हवा का बहुत ज्यादा बड़ा झोंका बन जाता है और इसकी वजह से सुइन की डिवाइन फ्लेम्स को एक बूस्ट मिलता है, जिससे वो लीच के वहाँ से गायब होने से पहले ही उससे टकरा जाती है। ये देखकर लीच बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उन दोनों का अटैक जाकर लीच को टकरा जाता है और इस अटैक की वजह से लीच काफी घायल हो गया था और सुइन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। और हमें ऊपर से दिखाते कि लीजू भी नीचे आ रहा था, तो सुइन उसको बैकअप देता है और जैसे लीजू नीचे आ जाता है तो सुइन उसे एक स्टैंड देते हुए हवा में एक फ्लो करता है, जिसकी वजह से वो फिर से हवा में जंप करते हुए लीच के पास पहुंच गया था। तो लीच ये देखकर लीजू के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फिर से तुम्हारी स्ट्रिक के अंदर फंस जाऊंगा। पर लीजू ने तो लीच के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर लीच ये देखकर हंसते हुए उससे कहता है कि आज तुम्हारा अंत यहीं पर हो जाएगा। पर वही हमें पीछे से सुइन को भी दिखाते हैं, जो पीछे से आकर लीच के ऊपर अटैक कर देता है। तो लीच पीछे से सुइन को आता हुआ देखकर काफी हैरान और काफी कंफ्यूज होता है और सुइन अपनी तलवार को घुमाते हुए लीच से कहता है कि उसका नहीं, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। जो कहते हुए सुइन अपनी तलवार के साथ लीच के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी सुइन की तलवार बीच में से ही टूट जाती है। ये देखकर सुइन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और लीच की यहाँ पर जान बच गई थी। तो लीच भी ये देखकर काफी सरप्राइज था, जिसके बाद लीच एक इवल सी हंसी हंसते हुए आगे कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, शायद तुम इसके बारे में भूल गए थे कि तुम्हारी तलवार थोड़ी ही देर में टूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम ये भूल चुके थे कि यहाँ पर एक तलवार नहीं है। सुइन लीच की बात चुपचाप से सुन रहा था और वो उससे आगे कहता है और लीच उससे आगे कहता है तो बताओ अब अपने हथियार के बिना तुम मुझसे यहाँ पर लड़ाई कैसे करोगे। तो सुइन हंसते हुए उससे कहता है आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि यहाँ पर केवल एक ही तलवार है। और वही हमें लीच के पीछे से दिखाते कि लीजू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और लीच जैसे इस चीज के ऊपर नोटिस करता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लीजू अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी तलवार को घुमा चुका था, जिसकी वजह से लीच के ऊपर एक बहुत ज्यादा जोर का स्ट्राइक पड़ता है। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि लीच के 2 टुकड़े हो चुके थे, जिसकी वजह से उसका क्रिस्टल ऑफ लाइफ भी 2 टुकड़ों में कट चुका था। लीच ये देख एक जोरदार दहाड़ लगाता और मरते हुए जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था और सुइन ये देखकर हंसते हुए कहता है कि शायद हम लोगों ने यहाँ पर उसको मिलकर हरा दिया। लीच ने ऐसा सोचा था कि मैंने यहाँ पर उसको बैट के तौर पर इस्तेमाल किया है, पर जब उसका पूरा का पूरा ध्यान मेरे ऊपर चला गया था तो तब तुमने आगे आकर उसको मार ही दिया। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। पर हमें दिखाते हैं कि लीच अभी भी जिंदा था और वो उसे कपकपाते हुई हालत में कहता है अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ। जब रोशनी अंधेरे के अंदर कैद हो जाएगी उस दिन हमारे किंग का फिर से जन्म होगा। जो कहते हुए वो हाफ लीच वहीं से डिसअपीयर होना चालू हो जाता है और वहीं पे वो मारा जाता है। लीजू उसके मरने के बाद सुइन से पूछता है क्या ये सब खत्म हुआ। तो सुइन भी उससे कहता है कि हाँ ये खत्म हुआ, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये खत्म तो हुआ पर जो इसने आखिर में कहा उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है।
कि हमारे राजा फिर से जिंदा होंगे। जिसके बाद हमें उन दोनों के बाहर आने के बाद का सीन दिखाते हैं। वो दोनों जंगल के अंदर छुप कर बैठे हुए थे और वो लोग अपने सामने देखते हुए कहते हैं कि आखिर लोगों ने वहां से बाहर आने का रास्ता तो ढूंढ लिया, क्योंकि हमें आगे दिखाते कि सभी लोग एक सर्च टीम को बनाकर वहां पर उन लोगों को ढूंढने के लिए जाने वाले थे। और अगर सुइन यहाँ से ऐसे इन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो इस चीज से सुइन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता कि ये वही नंबर 1 अवेकर सुइन है जिसके बारे में न्यूज में खबरें चल रही है। हमें सामने की तरफ बायू का एक इंटरव्यू होता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर उससे पूछ रही थी कि आखिर आपकी टीम मेंबर्स का क्या हुआ। तो बायू ही रोते हुए कहती है कि मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ कि वो लोग अभी भी वहाँ पर जिंदा हों, पर साथ ही फिर वो अपनी नाक बहाते हुए जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहती है पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग अभी तक मारे जा चुके होंगे। जो कहकर वो फूट फूट कर रो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नाक भी बहुत ज्यादा बगड़ रही थी। पर लीजू ये देखकर नर्वस होते हुए हंसकर कहता है मुझे लगता है कि बायू ही ने यहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुला लिया है, पर ये तो यहाँ पर हमारे लिए ही बुरा हो रहा है। जिसके बाद वो सुइन से आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहते कि दूसरों को अभी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चले कि तुम वही सुइन हो। तो सुइन उससे कहता है कि हाँ, पर साथ ही वो उससे आगे कहता है कि मेरी आइडेंटिटी आज या कल धीरे धीरे करके लोगों के सामने आ ही जाएगी, पर मैं अभी ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर नहीं फंसना चाहता। तो ये सुनकर लीजू खड़े होते हुए कहता है ठीक है, तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ये सुनकर सुइन काफी हैरान होता है, उससे कहता है क्या तुम ऐसी मैच के अंदर अकेले जाना चाहते हो। तो लीजू उससे कहता है कि हाँ, मुझे ऐसी सिचुएशन को संभालना अच्छे से आता है। पर साथ ही वो सुइन से आगे कहता है कि हाँ, वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो तुमने मुझे दिया था, मैं वो सभी शेयर्स जो कि रिवॉर्ड के तौर पर तुमने मुझे दिए थे वो सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो सारे के सारे। तो सुइन ये देखते हुए कहता है तुम्हें पता है कि इसकी कॉस्ट 100 मिलियन युवान हो सकती है। मुझे इसके बारे में पता है कि एक बी रैंकर होने के बाद भी तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड होगी। तो लीजू उससे कहता है कि भले, पर मैं एक बी रैंकर हूँ, इसकी वजह से मेरी एनुअल इनकम 100 मिलियन युवान तो जरूर है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कई सारी बातें करते हैं। जिसके बाद सुइन वहाँ से सभी रिवॉर्ड्स को लेकर जाने लगता है और लीजू उसके लिए टैक्सी को कॉल कर देता है जिससे इसके बारे में किसी और को पता न चल जाए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते कि सनसेट हो रहा था और सुइन एक टैक्सी के अंदर से अपने घर की तरफ निकल चुका था। अब सुयन के वहाँ से चले जाने के बाद हमें आगे का सीन दिखाते हैं। एक ऑफिस के अंदर बैठकर एक आदमी वीडियोस देखते हुए हंस रहा था, पर तभी अचानक से गेट खोलते हुए एक आदमी वहाँ पर आकर उसे आवाज देता है। तो वो डिपार्टमेंट मैनेजर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो आदमी डिपार्टमेंट मैनेजर क्योंग जॉन को बताता है कि यहाँ पे एक लड़का अपने पास से कुछ ईदर स्टोन्स बेचने के लिए आया है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया था और वो सुयन की प्रोफाइल चेक करता है तो उसके अंदर उसकी रैंक सी लिखी होने की वजह से वो काफी कंफ्यूज भी था और वो ये देखकर कहता है कि ये तो एक सी रैंक का अवेकर है, तो आखिर इसके पास इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, तो आखिर ये यहाँ पर आकर इतना ज्यादा फंस कैसे मचा सकता है। पर जैसे वो आदमी डिपार्टमेंट मैनेजर को ये बताता है कि वो लड़का अपने पास से 500 जेम्स ईदर स्टोन्स लेकर आया हुआ है, तो ये सुनकर डिपार्टमेंट मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें सुयन का सीन दिखाते हैं जो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। तभी डिपार्टमेंट मैनेजर जल्दी से वहाँ पर भागते हुए सुयन से माफी मांगकर कहता है प्लीज मेरे लेट होने की वजह से मुझे माफ कर देना। और इसके अलावा वो सुयन के बारे में जानकर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है आपसे मिलकर सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम क्योंग जोंग है और मैं यहाँ पर ईदर स्टोन ऑक्शन हाउस का मैनेजर हूँ। फिर सुयन के साथ हाथ मिलाने के बाद वो उससे पूछता है कि मैंने सुना था कि आप आपके पास से बहुत सारे ईदर स्टोन्स लेकर आए हैं। तो सुयन अपने पास से एक बैग निकालते हुए कहता है कि हाँ, ये सारे के सारे स्टोन्स ये रहे। और जैसे ही वो सभी स्टोन्स को देखता है तो उनकी क्वालिटी देखकर वो काफी हैरान होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है जो कि ज्यादातर येलो डंजन्स के अंदर ही मिलते हैं। इसलिए वो सुयन की रैंक को याद करते हुए सुयन से पूछता है क्या सच में आपने ये लीगली कमाए हैं। पर सुयन को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो वो मैनेजर सुयन से हंसते हुए कहता है कि मैं आपके ऊपर किसी भी तरीके से शक नहीं कर रहा, पर मैं ये जानता हूँ कि आप एक सी रैंक के अवेकर हैं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है कि आपके पास इतने सारे ईदर स्टोन्स हैं जो कि ज्यादातर येलो डंजन्स और इससे हायर लेवल के डंजन्स के अंदर पाए जाते हैं। ये सुनकर सुयन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है ये यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरीके से आरोप लगाने की कोशिश करते हुए इन सभी ईदर स्टोन्स के प्राइस को कम करने की कोशिश कर रहा है। पर सुयन उसकी बात सुनने के बाद अपने पास से कुछ निकालते हुए उससे कहता है मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी समझता हूँ जिसकी वजह से ये सब मैंने कमा लिया, पर इसके अलावा एक और रिवॉर्ड है जो कि मुझे डंजन से मिला था। जो कहते हुए वो अपने पास से एक ईदर स्टोन निकाल कर सामने रख देता है। पर जैसे ही वो दोनों उस स्टोन को देखते हैं तो उनकी आंखें उसको देखने के बाद फटी की फटी रह जाती हैं और वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
क्योंकि ये कुछ और नहीं उस लीच का ईदर स्टोन था। जिसके बाद हमें लीच की क्रिस्टल ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, पर क्रिस्टल ऑफ लाइफ भी एक तरीके का ईदर स्टोन है। जिसके बाद हमें ईदर स्टोन के बारे में बताया जाता है कि किसी लीच को मारने के लिए इसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इस चीज के बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि ये डंजन रिवॉर्ड के अंदर आपको वापस मिल जाए। और सोइन उन लोगों से आगे कहता है, मेरा लक मेरा साथ फिर से नहीं देगा, इसलिए अगर आप लोगों को मेरे ऊपर शक हो रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहते हुए सोइन वहाँ से उठ गया था तो वो मैनेजर जल्दी से ईदर स्टोन को अपने हाथ में उठाते हुए सोइन से कहता है, कस्टमर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्यों ना आप थोड़े शांत हो जाए और बैठकर हम लोग इसके बारे में फिर से बात करते हैं। पर जैसे मैनेजर का ध्यान अपनी हाथ की तरफ जाता है तो वो ये देखता है कि ईदर स्टोन उसके हाथ से गायब हो चुका है। ये देखकर मैनेजर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसने ये यहाँ से कब ले लिया। पर सोइन वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहता है कि केवल एक बार, मैं बस एक बार ही तुम लोगों का प्राइस सुनूंगा, अगर वो मुझे ठीक लगा तो ही मैं तुम्हें इसे बेचूंगा, बस एक बार। तो बताओ तुम लोगों का क्या ख्याल है। सोइन की बात सुनते ही उस मैनेजर उस आदमी की जान अपने हलक में आ गई थी और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, जिनकी वजह से उनकी शक्ल देखने लायक होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात के ऊपर आ जाता है जहाँ पर सोइन अपने घर आ रहा था और वो रास्ते में अपने अकाउंट डिटेल्स को देखता है जहाँ पर उसके खाते में 600 मिलियन युआन आ गए थे। सोइन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि 6 मिलियन युआन, सच में उन लोगों ने इन चीजों का प्राइस काफी अच्छा लगाया। जिसके बाद सोइन अपने अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए कहता है, कितने सारे पैसे के साथ मुझे अब किसी भी चीज को लेने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं इस चीज की वजह से भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मुझे मेरी माँ को परेशान नहीं करना पड़ेगा। जो कहते ही वो अपनी माँ से कहता है कि मैं घर आ गया। तो ये सुनते ही उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और कहती है कि सोइन तुम घर आ गए। पर सोइन का ध्यान अपनी माँ के चेहरे के ऊपर जाता है जहाँ उसके ऊपर एक स्कार बना हुआ था। ये देखकर सोइन का दिल दहल जाता है और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। सोइन अपनी माँ के चेहरे को घूरे जा रहा था पर उसकी माँ वहाँ से स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें घर आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था कि तुम जल्दी घर आ जाओगे, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और साथ ही वो सोइन से आगे पूछती है कि आज तुमने तुम्हारे दोस्तों के साथ एंजॉय किया। पर तभी सोइन अपनी माँ को आवाज देते हुए उनसे कहता है, आपका चेहरा बहुत ज्यादा सूज गया है। माँ, आपके चेहरे पर वो स्कार आखिर ये आपको किसने दिया। पर सोइन की माँ ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए सोइन से कहती है कि ये निशान ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वैसे ही पता है कि मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करती हूँ, तो आज वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में फाइट हो गई थी जिसकी वजह से छोटा सा निशान मेरे चेहरे पर भी आ गया। पर ये बात जानकर सोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आप काम करना बंद क्यों नहीं कर देती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको आगे काम करने की जरूरत है जिससे आपको किसी भी तरीके का खतरा हो। ये सुनकर सोइन की माँ काफी हैरान हो गई थी और वो उसे कहती है, आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके की बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो सोइन का हाथ पकड़ते हुए उससे आगे कहती है, जल्द ही तुम्हारे कॉलेज शुरू हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि मैं तुम्हारी ट्यूशन के लिए भी फीस जमा कर सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, पर एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ। और साथ ही वो सोइन से आगे कहती है, सोइन कुछ भी हो पर तुम मेरे लड़के हो, इसलिए मुझे इस चीज पर काफी ज्यादा गर्व है और इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे माँ होने के नाते तुम्हें भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व हो। सोइन अपनी माँ के मुँह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद काफी सरप्राइज हो गया था और उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है जहाँ पर उसकी माँ उसे किस तरीके से ट्रीट करती थी। हमें पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोइन अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ था और उसकी माँ उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने से माना के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अवेकर बन सकते हो। सोइन बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था और उसकी माँ उससे आगे कहती कि तुम्हें और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा लड़का बनने की जरूरत है जिस पर उसकी माँ को बहुत ज्यादा गर्व हो, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो बनने के लिए ही पैदा हुए हो। पर वहीं सामने सोइन की माँ उसे आवाज देती है जिसकी वजह से वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखता है जिनको अपने लड़के की बहुत ज्यादा चिंता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहती कि सोइन क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो। सोइन ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और अब उसे ऐसा लगता है कि उसे अपनी माँ को सच्चाई बता देनी चाहिए। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसलिए वो दोनों ही जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर सोइन अपनी माँ को सारी की सारी बातें डिटेल में बता देता है। तो सोइन की माँ ये सुनने के बाद कहती है, अच्छा तो तुम एक अवेकर हो और तुम मुझसे ये
कहना चाहते हो, यानी तुम उन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहे हो जो कि ज्यादातर टीवी पे बताए जाते हैं। तो सुइन थोड़ा सा डरा हुआ अपनी माँ से कहता है कि हाँ, और मैं इस तरीके से पैसा भी कमा सकता हूँ, और इसके अलावा इस सब की वजह से सोसाइटी में मुझे एक अच्छी रेपुटेशन भी मिलेगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं कॉलेज जाने के बजाय एक अवेकर की तरह काम करना चालू कर दूं। और साथ ही सुइन अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया। मैं आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, पर मेरी कुछ मजबूरियां थी। पर सुइन की माँ सुइन को आवाज देते हुए कहती है, क्या सच में तुम यही करना चाहते हो? ये सोसाइटी के अंदर एक पोजीशन और उस पैसे के लिए नहीं है, पर क्या ये वो चीज है जो कि तुम अपनी दिलो जान से करना चाहते हो, बिल्कुल दिल से। पर सुइन अपनी माँ का रिएक्शन देखकर खुद ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और वो उससे आगे कहता है कि हाँ, मैं सच में यही करना चाहता हूँ। तो सुइन की माँ एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। पर सुइन उन्हें इस तरीके से देखते हुए उनसे पूछता है कि आप इस चीज के लिए मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि इस चीज को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और इसके अलावा ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो शायद आप मेरे ऊपर गुस्सा करेंगी। पर सुइन की माँ उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता तो बहुत होती है, पर मैं इस चीज को पहले से ही जानती हूँ कि तुम 1 साल से मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो, और मैं ये बात भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम पर गुस्सा कर या तुम पर चिल्लाने के बाद मैं उस चीज के साथ तुमसे बैठकर आराम से बात नहीं कर सकती। इसलिए मैं जबरदस्ती तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि तुम तुम्हारा रास्ता खुद से चुनो जिससे तुम्हें खुशी मिले, और अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, तुम यही कर सकते हो। पर साथ ही वो सुयुन को चेयर करते हुए आगे कहती हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी ज्यादा खतरे में ना पड़ो, और ना ही कभी भी तुम्हें सबके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। तो सुयुन ये सुनने के बाद खुश होते हुए माँ से कहता है कि ठीक है माँ, सच में आप बहुत ज्यादा अच्छी हो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सुइन अपने पास से अपने फोन को निकालते हुए कहता है कि हाँ, मैंने इस अवेकर के काम से थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से आप आपकी जॉब को भी क्विट कर सकती हो। जो कहते हुए सुइन अपने पास से अपना मोबाइल निकाल कर अपनी माँ को अपने पैसे दिखाता है। तो उसकी माँ भी ये देखकर कहती है कि बताओ आखिर तुमने कितने कमाए हैं। पर जैसे ही सुइन की माँ सुइन के मोबाइल के अंदर 6 मिलियन युआन को देखती है तो उनका रिएक्शन काफी कमाल का होता है। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, क्या 6 मिलियन युआन? सुइन की माँ की आंखें चमकने लगती है और वो कपकपाते हुए कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा कम समय में एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन गए। पर सुइन अपनी माँ का रिएक्शन देखने के बाद उनसे कहता है कि लगता है कि आप ये पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद आप मेरी चिंता करेंगी। तो सुइन की माँ उससे कहती कि हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता है, पर आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन इंसान है जिसको पैसा बुरा लगता है। जिसके बाद वो सुइन को उसका मोबाइल देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आज रात के लिए मुझे एक अच्छा खाना तैयार रखना चाहिए। सुइन तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं जल्दी से अच्छा खाना बनाकर लेकर आती हूँ। और साथ ही वो सुइन से पूछती है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि तुम स्पेशली खाना चाहते हो। पर सुइन अपनी माँ का सारा रिएक्शन देखने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि इस चीज का सपना मैंने एक बहुत लंबे समय से देखा था और अब मेरे दिल से वो बोझ उतर चुका है जो कि काफी लंबे समय से मैं अपने दिल पर लेकर बैठा हुआ था, और अब इसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद सुइन और उसकी माँ आराम से बैठकर एक शानदार खाना खाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर साथ ही सुइन को कहीं पर अपने दिल में एक अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि वो अपने मन में कहता है कि मैं आपका रियल सुइन नहीं हूँ। पर साथ ही वो आगे कहता है, भले ही मैं वो रियल सुइन नहीं हूँ, पर मैं हमेशा आपकी चिंता करता हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। और मुझे इस दुनिया में फिर से एक ऐसा चांस मिला है जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता हूँ, जो कि मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हैं। और इस दुनिया में ना जाने कितने लोग होंगे जो कि एक दूसरे से इसी तरीके से प्यार करते हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाकर इस दुनिया की रक्षा करने की कोशिश करूंगा और इस दुनिया को इस बार उस तरीके से तबाह नहीं होने दूंगा। और इसके अलावा सुइन अपनी बॉडी के रियल ओनर की सोल से कहता है कि सुइन, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि तुम अपनी बॉडी के अंदर फिर से आ जाते हो तो मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपने सामने रहने वाले सभी लोगों को खुश रखो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी इतनी ज्यादा प्यार करने वाली माँ को कभी भी ना खो। इसलिए मैं तुम्हें एक हीरो बना दूंगा। जिसके बाद अब हमें आगे बता दे कि सुइन खाना खाने के बाद अपने रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ उसमें एक कमजोर से हाफ लीच से भी लड़ने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। साथ ही वो अपने बैग को खोलते हुए उसके अंदर से अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, पर टावर द ट्रायल के ऊपर फिर से चढ़ने के लिए मुझे एक हथियार की जरूरत है, पर यह हथियार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए सुइन अपने लिए एक नए हथियार के बारे
बारे में सोचता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वो इतने आसानी से न टूट जाए। इसलिए वो अपने मन में आगे कहता है, इसका मतलब तो यही है कि मुझे फिर से वही आवाज सुनने को मिलने वाली है, वही क्रंची सी आवाज। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्लैक स्मिथ को दिखाते हैं जो कि अपने हथियारों को बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था और उसके वेयर हाउस के अंदर कई सारे हथियार पड़े हुए थे और वो भी एक तलवार बना रहे थे जिसको बनाने में उन्हें काफी ज्यादा समय लग गया था। वो उस तलवार को करीब से देखते हैं और हमें उनके बारे में बताया जाता है कि इनका नाम क्राफ्टमैन किम डाई हो है। डाई हो अपनी तलवार को देख रहे थे, तभी कोई गेट पर आते हुए खटखटा कर कहता है कि कोई अंदर है, पर डाई हो उसकी आवाज सुनने के बाद भी अपनी तलवार बनाने में ही लगे रहते और उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। पर धीरे धीरे करके गेट के खटखटाने की आवाज जोर जोर से आने लगती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाहर से एक ही आवाज आ रही थी कि कोई अंदर है, हेलो हेलो। और डाई हो इसकी वजह से काफी गुस्से में था क्योंकि इसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से गेट को खोलते हुए उस लड़के पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है? अगर कोई तुम्हें आंसर नहीं दे रहा इसका तो यही मतलब है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हमें डाइयो के सामने सुयुन को दिखाते हैं जिनको देखकर कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर डाइयो ने सुयुन को पहली बार देखा था इसलिए वो उसको कंफ्यूजन के साथ देखते हुए उससे पूछते हैं कि लड़के आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम कौन हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें होली सोर्ड बालमुंगी के बारे में बताया जाता है। ये नाम उस तलवार का है जो कि ड्रैगन्स को मारने के लिए बनाई गई थी और इस तलवार के नाम की तरह जो उसको दिया गया था ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा ये वही तलवार है जो कि मैं प्रीवियस लाइफ में सुन किम की बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया करता था। एक अब तक की सबसे ज्यादा शानदार तलवार जिनको ऐसे कई सारे मटेरियल से बनाया गया था जिनका मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। और इस बालमुंगी तलवार के क्रिएटर और कोई नहीं डाई हो थे। जिसके बाद हमें सुयुन की प्रीवियस लाइफ का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुयुन इसी तरीके से अपनी तलवार को तोड़वाने के बाद डाई हो के पास आ गया था और वो उससे कहता है कि मिस्टर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो डाई हो उसको देखकर कहते हैं कि सुन किम तुम यहाँ पर हो? तो सुन के उनसे पूछता है क्या मैंने जिस आइटम की आपसे रिक्वेस्ट करी थी उसका क्या हुआ? तो डाई हो उसे बताते कि हाँ अभी अभी मैंने उसको खत्म किया है। तो वो उस तलवार को देखने के बाद काफी हैरान होता है और डाई हो उससे कहते हैं कि ये उतनी ज्यादा कमाल की नहीं है, ये अब तक का मेरा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया है। तो सुन ये सुनने के बाद डाई हो से बोलता है कि मिस्टर मैं आपसे ये तलवार नहीं ले सकता। ये सुनकर डाई हो थोड़ा हैरान हो गया था और वो उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो सुन उसे बताता है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इस तलवार को बनाने के लिए जो मटेरियल्स आपने इस्तेमाल करे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है और आखिर मैं इसे इस तरीके से कैसे ले सकता हूँ? मैं कभी भी आपके इस एहसान को नहीं चुका पाऊंगा। तो बताओ आखिर मैं क्या करूँ, क्या करना सही होगा? क्या मैं आपसे सच में एक ऐसी तलवार को ले सकता हूँ जिसको बनाने के लिए आपने आपके पूरे खजाने को लुटा दिया हो? तो डाई हो सुन के उनसे बोलते हैं मैंने चीज को नोटिस करा है कि लोग तुमसे हीरो कहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में कई सारे रूमर सुने हैं। मैं बहुत ज्यादा रेयरली होता है कि मैं कभी बाहर जाता हूँ किसी चीज के लिए, पर मैं जानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज्यादा फेमस हो। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा फेमस बनो। जितने ज्यादा तुम फेमस बनोगे उतनी ज्यादा तुम्हें हिम्मत मिलेगी। पर क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये गलत है कि ये पूरी पूरी दुनिया तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखे पर बदले में तुम्हें कुछ भी ना दे? पर इस सब के बाद भी तुम सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, भले इसमें तुम्हारी जान क्यों न चली जाए और तुम इसमें क्यों न जलो। तो सुनकिन ये सुनकर उनको जवाब देने के बारे में सोचता है पर उसके मुंह से कोई भी बात नहीं निकल पाती। तो डाई हो उससे आगे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये अनफेयर चीज नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि लोग तुमसे सारी चीजें फ्री में एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे ऊपर फेवर करने के लिए कोई कीमत नहीं लगाते और इसी वजह से वो एक मैं हूँ जो कि यहाँ पर अच्छे व्यवस्था बनाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मास्टरपीस किसी और के लिए है। जिसके बाद सुयुन हमें आगे बताता है कि डाई हो सुयुन का एक सीनियर था और वो एक ऐसा इंसान भी था जिसको सुयुन बचाने में नाकाम हो गया था। इसलिए सुयुन को इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट भी था, पर इस बार वो ऐसा नहीं होने देने वाला था। सुयुन डाई हो से कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम सुयुन है। डाई हो सुयुन का नाम सुनने के बाद बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है सुयुन पर मैंने इस तरीके का नाम कभी भी नहीं सुना, क्या तुम किसी तरीके के बिग शॉट हो? आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा? तो सुन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि यहाँ पर एक क्राफ्टमैन है जो कि अवेकर्स के लिए वेपन बनाता है। ये सुनकर डाइयो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया? जिसके बाद वो सुयुन के मुंह पर ही गेट लगाते हुए कहता है मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी के लिए भी वेपन नहीं बनाता, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। पर सुयुन ये देख कर स्माइल करते हुए अपने
अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये जरा से भी नहीं बदले हैं। और वो डाइहो को आवाज देते हुए कहता है, मैं यहाँ पर वेपन बनाने के लिए सारे मटेरियल्स पहले ही लेकर आया हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद सुइन को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और तभी डाइहो गेट खोलते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं वेपन बनाने के लिए मटेरियल को तो देख ही सकता हूँ। ये देखकर सुइन अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था। जिसके बाद सुइन अपने पास अपना मटेरियल दिखाते हुए कहता है कि वही चीज है जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पर डाइहो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो उससे कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि ये वही है। तो सुइन उसे कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही समझे, ये हाईएस्ट ग्रेड का ईदर स्टोन है। जिसके बाद हमें हाईएस्ट ग्रेड के ईदर स्टोन के बारे में बताया जाता है। ये ईदर स्टोन भी उसी रिवॉर्ड के अंदर से था जो कि उस लीच को मारने पर सुइन को मिला था। और इस तरीके के आइटम को इस समय पर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इस तरीके के सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड का ईदर स्टोन केवल तुम्हें इस पूरी दुनिया में एक डंजन रिवॉर्ड के तौर पर ही मिल सकता है। और ये केवल मुझे पता था कि जुआनजू के डंजन के अंदर ही मिलेगा और एक यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने जुआंगजी के डंजन के अंदर जाने के बारे में भी सोचा था। और इस दुनिया में ईदर स्टोन के बहुत सारे इन्फिनिट पोटेंशियल है कि आपको उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पर एक ईदर स्टोन का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू तब होती है जब उसका एक सबसे अच्छा शानदार वेपन बनाया जाए। डाइहो उस ईदर स्टोन को देखते हुए कपकपाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में ये कैसे आया। तो सुइन उससे कहता है कि सच में ये क्या जरूरी है। तो डाइहो उससे आगे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो उससे कहता है कि बताओ आखिर तुम उससे क्या बनवाना चाहते हो। तो सुइन उससे कहता है कि एक तलवार, एक बहुत ज्यादा शानदार तलवार। जिसके बाद डाइहो सुइन को अंदर बुलाते हुए उससे कहता है, शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर केवल मस्ती करने के लिए आए हो, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हो। यानी तुम यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आए हो जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा वो सुइन से आगे बोलता है, मैं तुमसे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं चाहता क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा मटेरियल लेकर आए हो जो कि बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट है। जिसके बाद वो सुइन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए सुइन से कहता है कि यहाँ पर आकर पहले कॉन्ट्रैक्ट को देख लो। पर सुइन उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डाइहो काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, तुम्हें ये पता है कि आखिर ये चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सुइन उसे कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, पर मिस्टर मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है और मैं ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप भी एक ईदर स्टोन से एक तलवार बनाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सुइन की बात सुनने के बाद डाइहो हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए वो सुइन से कहता है, लड़के तुम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम पसंद आए। जिसके बाद वो सुइन से हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अब तक की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सोर्ड को बनाने की कोशिश करूंगा जो कि इस मटेरियल से बन सकती है। जिसके बाद सुइन डाइहो का शुक्रिया करता है तो डाइहो उससे कहता है कि अब इस तलवार को बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर अगर अभी तुम्हें किसी तरीके के हथियार की जरूरत हो तो तुम तब तक इस्तेमाल करने के लिए उसे ले सकते हो। जिसके बाद सुइन डाइहो से एक तलवार को लेकर वहां से निकल जाता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मेरी तलवार को बनने में अभी 10 महीने का समय लगेगा, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना ज्यादा समय हो जाएगा। पर वहाँ से आते हुए मैंने एक ऐसी तलवार ले ली है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है मिस्टर डाइहो से, जो कि उम्मीद की जा सकती है। जिसके बाद वो अपने सामने अब इसके दरवाजे को खोलते हुए कहता है, अब बस केवल एक ही चीज है जो कि यहाँ पर बाकी रह गई है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद सुइन डंजन के अंदर एंटर हो जाता है और अपने नेक्स्ट ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है। और इसी बीच सुइन के बारे में हमें बताते हैं कि सुइन ने 10th फ्लोर को क्लियर कर लिया, जिसके बाद 13th फ्लोर को क्लियर किया, फिर 14th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट किया, फिर 15th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट किया। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो 16th फ्लोर को भी क्लियर कर लेता है। और ऐसे ही टावर द ट्रायल पर चढ़ते हुए सुइन को आधा साल यानी 6 महीने पूरे हो चुके थे। जिसके बाद हमें 6 महीने के बाद एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें लीजो का सीन दिखाते हैं जो अपने हाथ पर फ्रैक्चर बंधवा कर हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ था। बायू उससे कहती कि तुम्हें यहाँ पर पड़े हुए 6 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा इजी होना चाहिए। लीजो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आकर इजी नहीं कर सकता। तो बायू उससे आगे कहती है, तुमने मुझे बताया था कि तुमने टावर द ट्रायल के ऊपर चढ़ना फिर से चालू कर दिया है और इस बार अपनी डिफिकल्टी को बढ़ाकर 5 कर दिया था, पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा कर रहे हो। इस बार तो तुम काफी लकी थे कि तुम केवल एक इंजरी के साथ ही बाहर आए हो, पर अगर तब क्या होगा जब तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद लीजू बायू से हंसते हुए कहता है, अब कुछ भी हो जाए, उसकी डिफिकल्टी कुछ भी हो, पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो मैं उस तक कभी भी नहीं पहुँच सकता जिसके पास मैं पहुँचना चाहता हूँ। जिसके बाद लीजू के पास एक कॉल आता है जिसको देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि इसके पास वो नंबर सेव नहीं था और वो कहता है कि आखिर मुझे कौन कॉल कर रहा है। पर जैसे लीजू फोन को उठाता है तो वो सुइन की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सुइन लीजू से
उसे बोलता है कि मैं इस चीज के लिए काफी खुश हूँ कि आपने मेरा फोन उठाया। जिसके बाद वो आगे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिसके बाद वो लीजू को अपने फेवर्स बताना चालू करता है और कहता है एक्चुअली असल में मैं तुमसे यहाँ पर 3 फेवर चाहता हूँ। जिसके बाद उसमें लीजू अपने तीनों फेवर्स को बताना चालू करता है, जिसमें वो उसके लिए एक सबसे ज्यादा अच्छी जगह देखने को कहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपनी मॉम को एक स्टोर दिलाया है, इसलिए वो चाहता है कि वो एक ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पर उसकी माँ पहले से काफी अच्छे तरीके से रह सके। और दूसरा फेवर डंप गिल्ड को लेकर था कि सोइन इस चीज के लिए पूरी तरह से गारंटी तो नहीं ले सकता था कि डंप गिल्ड को अभी तक उस डंजन के अंदर होने वाले हादसे के बारे में पता न चला हो। भले यूं ही उस गिल्ड की सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक की अवेकर क्यों न हो, पर सभी गिल्ड मेंबर इस चीज के ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे कि आखिर वो अपने गोल को अचीव किए बिना अचानक से कैसे मर सकती है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ट्रैक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो लीजू सोइन की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जितना ज्यादा हो सके मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद सोइन लीजू को अपने थर्ड और लास्ट फेवर बताता है, जिसके लिए वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद सोइन लीजू को जल्दी ही होने वाले आउटब्रेक के बारे में बताता है। तो ये सुनकर लीजू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो उसे घबराते हुए कहता है, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जल्दी ही 24 दिसंबर में अनिया सिटी के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा आउटब्रेक होने वाला है। तो सोइन उससे आगे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर इस धरती के ऊपर अटैक कर देंगे और ये अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा आउटब्रेक हो सकता है। तो लीजू सोइन की बात सुनने के बाद उससे पूछता है, पर आखिर तुम्हें सबके बारे में कैसे पता? तो सोइन उससे कहता है कि अभी मैं सबकी सारी डिटेल्स तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम्हें सबके लिए मुझ पर बहुत ज्यादा यकीन करना होगा, और मैंने तुम्हें बस इसलिए ये बताया क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम मुझ पर यकीन करते हो, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है तो तुम इसके लिए मना कर सकते हो। तो लीजू सोइन की पूरी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि ठीक है, मैंने पहले भी कहा जैसा हो सकेगा मैं उतना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो सोइन उससे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, यानी मैं सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें सभी लोगों की चीज के लिए तैयार करना होगा और इस लड़ाई के लिए मनाना होगा। जिसके बाद सोइन अपने फोन को रखते हुए आगे कहता है कि मैंने एक काम तो कर दिया है, अब ये सभी आगे आने वाले सभी खतरे के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि वो द ग्रीन डंजन आउटब्रेक बहुत ही जल्दी होने वाला है और उसके लिए अब 6 महीने से भी काफी ज्यादा कम समय बचा है। इसलिए मुझे जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है, और इसके अलावा जल्दी ही मिस्टर डाइहो से मेरी रिक्वायरमेंट वाला हथियार भी बनकर तैयार हो जाएगा, और बस उसके बाद जिसके बाद बस मुझे अपने 20th फ्लोर को क्लियर करना है, जिसको क्लियर करने के बाद मैं आउटब्रेक का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। पर अभी उससे पहले मुझे मेरे 19th फ्लोर को एक परफेक्ट अचीवमेंट के साथ क्लियर करना होगा। अब हमें आगे बताया जाता है कि सोइन अपने टावर द ट्रायल के 19th फ्लोर को क्लियर करने के लिए पहुंच गया था, जहां पर टावर द ट्रायल उसे डेजर्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्केलेटन देखने को मिलता है। और सोइन वहां पर नीचे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि स्केलेटन के नीचे बहुत सारे चूहे थे, जिन चूहों ने उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को पूरी तरह से कच्चा चबा डाला था। और टावर द ट्रायल का सिस्टम सोइन को बताता है कि आपको रेड के नेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट किया गया है, जहाँ पर आपको सर्वाइव कर यहाँ से निकलना होगा। सोइन सभी चूहों को देखकर बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग महसूस करता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो ये बहुत सारे हैं, और वो चूहे भी सोइन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही सोइन नीचे आ गया था तो वो अपने सामने उस स्केलेटन को देखता है, तो उस स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि लगता है कि इन चूहों ने इसे बहुत पहले ही खा लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा भूखे हैं। और हम इन चूहों को दिखाते जो सोइन को देखते हुए उनकी लार टपक रही थी, यानी वो सोइन को खाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सोइन भी अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, लगता है कि ये सब मुझे किसी खाने की तरह देख रहे हैं। वहाँ पर हजारों की मात्रा में चूहे थे जो कि सोइन को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो सोइन ये देखकर उनके ऊपर अटैक करते हुए अपने लीव स्किल का इस्तेमाल करके सभी को बीच में से काटना चालू कर देता है। और सोइन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उसकी लीव स्किल की मदद से वो सभी चूहों को बीच में से काटता जाता है। और उसके बहुत सारे चूहे के मारने के बाद भी कई सारे चूहे बच जाते हैं जो कि सोइन के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। और एक चूहे ने सोइन के ऊपर पीछे से अटैक करके उसके हाथ को थोड़ा सा घायल कर दिया था, पर जैसे ही सोइन का ध्यान उसके ऊपर जाता है तो सोइन उसे भी बीच में से काट देता है। पर सोइन अपने हाथ को देखकर थोड़ी सी टेंशन में था और वो ये देखकर कहता है, मेरी लापरवाही की वजह से इस चूहे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, पर आखिर ये क्या था? कि ये किसी तरीके का पॉइजन था या एसिड? जो भी हो, पर अगर इन चूहों ने मुझे काट लिया तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। जिसके बाद सोइन अपने सामने चूहों की तादाद को आता हुआ देखकर काफी हैरान हो गया था, इसलिए वो अपनी डिवाइन फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए चूहों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सोइन के ऊपर अटैक करने वाले चूहे वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं। और ऐसे करते हुए सोइन ने बहुत सारे चूहों को मार दिया था, पर सोइन लपटों से दूर रहने के लिए स्केलेटन के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था और वो नीचे देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इनसे मुझे ज्यादा खतरा है, पर ये बहुत ज्यादा है।
पर मैं यहाँ पर इनके ऊपर अपने डिवाइन फ्लेम्स को इस्तेमाल करके माना को वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर इन चूहों के बाद मेरे ऊपर कौन अटैक करने के लिए आने वाला है। पर मेरे पास केवल यही एक रास्ता है जिससे मैं इन चूहों को एक ही साथ निपटा सकता हूँ। पर तभी सुन किसी की चढ़ने की आवाज सुनता है और जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है तो कई सारे चूहे होली फायर के अंदर से निकलते हुए सुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। तो ये देखकर सुन भी काफी सरप्राइज हो गया था और वो जल्दी से जंप कर उन चूहों से बचने की कोशिश करता है। पर वहीं पर एक चूहा उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर जंप कर देता है। तो सुन ये देख कर हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग इतने आसानी से हार मानने वाले हैं। जिसके बाद सुन उस चूहे के ऊपर किक करने के बाद नीचे चूहों को देखता है तो वहाँ पर हजारों की मात्रा में कई सारे चूहे उस स्केलेटन के ऊपर सुन के ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हुए थे। तो ये देखकर सुन जल्दी से स्केलेटन के ऊपर आकर सभी चूहों के ऊपर अपने लीफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी को बीच में से काटना चालू कर देता है। और ऐसे ही बहुत देर तक कई सारे चूहों को मारने के बाद सुन का ध्यान जमीन पर बने हुए एक दरार के ऊपर जाता है। तो ये देखकर सुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि जमीन के अंदर वो दरार से ही ये सारे के सारे चूहे निकल कर बाहर आ रहे हैं। इसलिए वो अपनी तलवार के ऊपर अपनी होली फायर को कवर करते हुए उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं सभी को एक साथ मार सकता हूँ। जो कहते ही सुन ने उस दरार के ऊपर अपनी तलवार को फेंक दिया था, जिसकी वजह से सुन की डिवाइन फ्लेम्स पूरे में फैलने लगी थी। और सुन उसके ऊपर किक करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सभी चूहों को एक साथ एक ही जगह पर खत्म कर देना चाहिए। जो कहते हुए सुन अपनी डिवाइन फ्लेम्स को अपने पैर के जरिए पूरे अंडरग्राउंड में फैला देता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड के सभी चूहे तो वैसे ही मारे जाते हैं। पर वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें आगे दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। और उस छेद के नीचे हमें एक अंडरग्राउंड स्पेस दिखाते हैं जहाँ पर सुन नीचे आ गया था। और सुन ऊपर की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। और सुन इस जगह को देखते हुए कहता है कि सच में यहाँ तो एक अंडरग्राउंड स्पेस है। मुझे लगता है कि मेरा रियल ट्रायल यहीं पर होगा। इसलिए सुन आसपास की जगह को देखने लगता है जहाँ पर उसे एक चूहा दिखता है। पर वो चूहा काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जिसको देखकर सुन कहता है, लगता है कुछ चूहे अभी भी बच गए हैं, पर आखिर ये इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। वो चूहा सुन को वहाँ पर देखकर वहाँ से भागने लगता है, पर गलती से वो एक ट्रैप के ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से कई सारे कांटे निकलते और वो चूहा उनके अंदर दबकर मारा जाता है। सुन उसको दूर से देख रहा था और वो उसको देखकर कहता है, लगता है यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स हैं। जिसके बाद वो आसपास देखने लगता है कि आसपास अचानक से लाइटें जल चुकी थी और वो पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है। सुन को ये देखकर समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पूरे में मशाला जल चुकी और ये जगह हिल क्यों रही है। और सुन इस चीज का पता लगाने के लिए आसपास देख रहा था और जैसे उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है तो वो पीछे देखकर काफी घबरा गया था और वो हंसते हुए कहता है, पर अब मुझे ये पता चल गया कि आखिर ऊपर इतने सारे चूहे थे पर यहाँ पर एक भी चूहा क्यों नहीं है। और हम सुन के पीछे दिखाते कि वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा सांप था जो अपने फन को फैलाते हुए सुन के ऊपर गुर्राते हुए चिल्लाता है। और सुन उसको देखकर काफी हैरान हो गया था। वो बड़ा सा स्नेक सुन के ऊपर गुर्राते हुए अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर सुन उसकी पूंछ को देखकर सही समय पर वहां से जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद सुन अपनी तलवार को घुमाते हुए स्नेक की पूंछ के ऊपर अटैक करता है, पर उसकी पूंछ स्टील से भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से सुन के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर सुन काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये तलवार इसके ऊपर असर नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला। इसलिए सुन उसके ऊपर मैजिक का अटैक करने के लिए अपने डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर उससे अटैक कर देता है। और ये देखकर सुन को ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से उसके ऊपर कोई असर होगा, पर जैसे ही सुन का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वो देखता है कि उस स्नेक के ऊपर इसका कोई भी जरा सा भी असर नहीं हुआ था। सुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसके ऊपर तो एक खरोंच तक नहीं आई। ये इसकी फिजिकल रेजिस्टेंट जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर फिर भी इसके पास माना रेजिस्टेंट पावर जरूर है। इसलिए मेरे डिवाइन फ्लेम्स ने इसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं किया। और वो स्नेक फिर से सुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुन फिर से उसको डॉज कर लेता है। पर तभी अचानक से वो स्नेक अपनी पूंछ के साथ सुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको सुन सही समय पर देख लेता है। और उस स्नेक के सुन को पकड़ने से पहले सुन हवा में जंप करके उसको डॉज कर लेता है। पर तभी फिर से स्नेक अपने मुंह को खोलकर सुन के ऊपर अटैक कर देता है और उसको खाने की कोशिश करता है। और उसे अपने सामने देखकर सुन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सुन ने अपनी तलवार के साथ स्नेक के मुंह को खोलकर रखा हुआ था, जिससे वो स्नेक सुन को खा नहीं पाता। और साथ ही सुन अपने मन में कहता है, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा फास्ट है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो स्नेक सुन को ले जाकर दीवार से टकरा देता है, जिससे सुन काफी घायल हो गया था। और वो स्नेक साइड में खड़ा होकर ये देख रहा था। सुन जमीन पर बैठा हुआ था और वो उठने की कोशिश करते हुए कहता है, इसके इतने ज्यादा बड़े होने के बाद भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई वीकनेस भी हो सकती है।
पर इस मॉन्स्टर से मेरा सामने 1 महीने पहले हुआ होता तो मैं सोचता कि ये एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल अपोनेंट है। जो कहते हुए सुइन हंसते हुए अपनी तलवार को उठाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखकर वो स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सुइन को फिर से खाने की कोशिश करने लगता है, पर सुइन फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही अपने मन में कहता है, मेरा माना पावर अभी भी मेरे पास आधा है और मैं अपने पूरे मानव को इस्तेमाल करूं उससे पहले मुझे इस पूरी तरह से अंधा करना होगा। जो कहते हुए सुइन उस सांप की आंख के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैसे वो उसके स्कल के ऊपर अटैक करता है तो उसके इफेक्ट उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है और सुइन घूमते हुए फिर से आसमान में पहुंच जाता है। सुइन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ पर कई सारी बेलें हैं, इसलिए वो जल्दी से जाकर एक बेल को पकड़कर हवा में ही लटक जाता है। पर तभी वो स्नेक फिर से सुइन के ऊपर अटैक कर देता है, तो सुइन बेलों का इस्तेमाल करते हुए साइड में भाग जाता है और साथ ही वो अपने लीव स्किल का इस्तेमाल करते हुए फिर से हवा में जंप करता है और साथ ही अपने मन में कहता है, भले ही मेरा माना परसेंटेज कितना भी ज्यादा हो पर ये थोड़ा सा ही रहेगा अगर मैं यहाँ पर इसको हिट करता हूँ तो। जो कहते हुए सुइन फिर से स्नेक के हेड के ऊपर अटैक करता है, जिससे इस बार सुइन के स्नेक के ऊपर अटैक करने की वजह से वो काफी घायल हो गया था। सुइन ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है, पर तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि स्नेक ने अपनी पूंछ से सुइन के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये देखकर सुइन जल्दी से अपने सिर को बचाते हुए इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी तलवार के ऊपर अपनी डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उस स्नेक के ऊपर जंप कर अटैक कर देता है और इस बार सुइन अपनी डिवाइन फ्लेम्स की हीट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे सुइन के इस अटैक की वजह से स्नेक का पेट फट जाता है और सुइन उसको बीच में से ही चीर देता है। वो स्नेक दर्द में चिल्लाने लगता है और अपनी बॉडी को इधर उधर फैलाता है, जिसकी वजह से सुइन फिर से साइड में गिर जाता है। सुइन हवा में से धरती पर आकर फिर से गिर गया था, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा घायल हो गया था। सुइन उठते हुए हवा में देखता है कि वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए हवा में से जंप करते हुए आ रहा है, पर सुइन उस स्नेक को अपनी तरफ आता हुआ देख इस्तेमाल करता है और वो स्नेक ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। और हमें आगे दिखाते हैं कि वो स्नेक पूरी बेलों में बंध चुका था, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी कवर हो चुकी थी और वो हवा में ही लटक गया था। ये देखकर सुइन कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, और वो स्नेक अपनी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। उसको पकड़ने के बाद कहता है कि आखिरकार तुम मेरे जंगल में आ ही गए। जिसके बाद सुइन उसको देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास फिजिकल पावर है, मैजिकल रेजिस्टेंट है और उसके अलावा तुम्हारे पास रीजनरेशन की पावर भी है। मैंने अब तक किसी भी ऐसे मॉन्स्टर को नहीं देखा जिसके पास ये तीनों रेजिस्टेंस हो। तुम वो पहले मॉन्स्टर हो जिससे मैं इस तरीके से लड़ रहा हूँ, पर इस सब के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक और डिस्ट्रक्टिव पावर है। जो कहते हुए वो अपनी डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिव करते हुए हवा में भेज देता है और हमें आसमान से दिखाते हैं कि एक बर्ड नीचे आ रहा था और ये सुइन की डिवाइन फ्लेम से समन किया गया बर्ड डिवाइन फ्लेम फीनिक्स है, जो कि डिवाइन फ्लेम से एक यूनिक स्किल समन है। जिसके बाद सुइन अपनी फीनिक्स को देखते हुए हम लोगों को इसके बारे में बताता है, मुझे इस स्किल को मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जब 18th फ्लोर पर मेरी डिवाइन फ्लेम्स का एक लेवल अप हुआ था तब ये स्किल मैंने वहाँ पर ऑब्टेन किया था, पर ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, ये किसी समनिंग बीस्ट की तरह ही है, क्योंकि मैं किसी समनिंग बीस्ट की तरह इसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद सुइन आगे बताता है कि डिवाइन फायर फीनिक्स को समन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मेरी सोच से भी ज्यादा माना को कंज्यूम करता है। पर अगर फीनिक्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को देखा जाए तो इसके माना कंज्यूम करना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस फायर फीनिक्स की डिस्ट्रक्टिव पावर मेरी डिवाइन फ्लेम से 10 टाइम्स ज्यादा है। जो कहते ही सुइन अपने फायर फीनिक्स को उस बड़े से जायंट सरपेंट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, तो वो पाइथन भी अपने सामने से एक फीनिक्स का अटैक होता हुआ देखकर काफी हैरान हो गया था। और वो फायर फीनिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बड़े ही आराम से उस पाइथन की बॉडी को चीर कर उसके आर पार निकल जाता है, और ऐसे ही करते हुए पाइथन की पूरी बॉडी के अंदर होल कर देता है और उसको वहीं पर मार देता है। जिसके बाद सुइन के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपने 100% अचीवमेंट के साथ आपके ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। सुइन ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है, क्या मैंने यहाँ पर 19th फ्लोर को क्लियर कर लिया? और साथ ही सुइन अपने मन में बोलता है, 10th फ्लोर की डिफिकल्टी के हिसाब से देखा जाए तो 19th फ्लोर की डिफिकल्टी काफी ज्यादा आसान थी, पर अब पिछली बार की तरह 10th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो अब बस मुझे यही देखना है कि आखिर 20th फ्लोर पर मेरा क्या इंतजार कर रहा है। इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और मैंने इसकी तैयारी करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। बस अब एक और चीज है जो की करना बाकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें डियाओ के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उसने सुइन के लिए वो तलवार जो की उसने ऑर्डर करी थी वो तैयार कर दी थी। जिसके बाद हमें सभी लोगों को रैंक बोर्ड को देखते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर सभी 19th फ्लोर के स्कोर को देखने के बाद आपस में बातें करते हुए कहते हैं, सुइन ने यहाँ पर फिर से एक और बार एक और चीज को अचीव कर लिया। क्या सच में सुइन एक इंसान भी है? पर आखिर कोई भी 19th फ्लोर के स्कोर के साथ कैसे कंप्लीट कर सकता है? क्या आज से 6 महीने पहले सुइन ने 9th फ्लोर को क्लियर करते हुए एक रिकॉर्ड को नहीं बना दिया था? इसने अवेकर एसोसिएशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उन सभी को भी इग्नोर कर दिया। मैं तो इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान
इंसान भी हो सकता है कि उसको पता हो कि आखिर ये सुयुन कौन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टार बेन के कॉफी शॉप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लीजू सुयुन का ही वेट कर रहा था और वो इसे खिड़की में से देखकर समझ जाता है कि सुयुन यहाँ पर आ चुका है। और सुयुन यहाँ पर एक अच्छी शानदार कार से आया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल की है। जैसे ही सुयुन अपनी कार से उतरता है तो लीजू वहाँ पर आकर उसको ग्रीट करते हुए कहता है, सुयुन तो तुम यहाँ पर आ ही गए। सुयुन लीजू को देखकर उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया। पर लीजू उससे कहता है कि नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। पर साथ ही वो उससे आगे पूछता है, आखिर आपको ये कार कैसी लगी जो मैंने आपको गिफ्ट करी थी। पर सुयुन उसकी बात सुनने के बाद पूरी तरह शांत हो जाता है और वो आगे कहता है, मुझे लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही लग्जूरियस है। तो लीजू उससे कहता है, मुझे तो ये कहीं से भी लग्जूरियस नहीं लगती। आपके जैसे किसी इंसान के पास ऐसी कोई सी कार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था कि तुम किस तरीके से यहाँ से वहाँ जाते रहते हो तो ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको यहाँ पर शॉक कर दूं। जिसके बाद लीजू कार के बारे में सुन को आगे बताते हुए कहता है, एक अवेकर को यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह जाना पड़ता है और मैं इस स्पोर्ट कार के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इंजन लगे हैं। पर सुन उसकी बात सुनकर नर्वस होते हुए कहता है कि क्यों न हम लोगों को पहले कैफे के अंदर चले जाना चाहिए। और हमें उन दोनों के पीछे का भी सीन दिखाते जहाँ पर सभी लोग उस कार को देखकर काफी सरप्राइज थे और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों कैफे के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के साथ मीटिंग करना चालू करते हैं, जहाँ पर लीजू सुइन से पूछता है कि आखिर आप किस तरीके से करने वाले हैं, आखिर 20th फ्लोर पर जाने के लिए आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है। तो सुइन उसे बताता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी तरह से सही चल रही है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसका मैं थोड़े समय से वेट कर रहा था, पर मैं काफी लकी हूँ जिसकी वजह से मैं कल ही जाकर उसे उठा लूंगा। जिसके बाद सुइन लीजू की हेल्प लेने के लिए उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, और आपका मेरे लिए एक नया घर देखने के लिए और मेरी माँ के स्टोर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजू सुइन की बात सुनने के बाद खुश होते हुए कहता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छा था कि मैं आपके यहाँ पर काम आया। पर आखिर तुमने मुझसे कहाँ पर रहने के बारे में पूछा था। तो सुन उसे बताता है कि असाना सिटी, जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। तो लीजू उसके बारे में सुनकर थोड़ा सा सोचने के बाद सुन से कहता है, पर क्या आनिया सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद लीजू सुन से आगे बोलता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर डायरेक्टर से एक मीटिंग तैयार करवाई है जो कि अगले महीने होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से हमें थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है अगर तुम उन्हें भी वही स्टोरी बताओ जो कि तुमने मुझे पहले बताई थी। सुन लीजू की बात सुनने के बाद कहता है कि अगले महीने, पर आउटब्रेक होने में केवल 2 ही महीने बाकी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से कोई ज्यादा मदद मिल सकती है। इसलिए सुन उसे डंप गिल्ड के बारे में पूछता है कि आखिर वहाँ के क्या हाल है। तो लीजू उसे डंप गिल्ड के बारे में बताते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में पूरी जगहों पर पता लगवाया था जहाँ जहाँ पर मुझे लगा था कि वो लोग हो सकते हैं, पर वहाँ पर जाकर मेरे लोगों ने पता किया तो वहाँ पर से उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपने आप को छुपाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। जिसके बाद वो आगे बताता है, मैंने उस जगह पर इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करी थी जहाँ पर अचानक से बहुत सारी मौतें हुई हैं और कई सारे अवेकर्स वहाँ से गायब हो गए हैं, पर मेरे बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई भी नहीं मिला और अचानक से मैंने डंजन की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाता। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन के साथ ये ज्यादा सेफ होगा कि मैं इसके बारे में ज्यादा पता करूँ। पर साथ ही वो आगे बताते हुए कहता है कि हाल ही में मैंने एक इंसिडेंट के बारे में पता किया है जहाँ पर अचानक से रास्ते में ही एक अवेकर मारा गया था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि वो एक पॉइजन की वजह से मरा था। सुइन ये सुनने के बाद काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे ये पता था कि आखिर ये मर्डर किसने किया है। तो सुइन उसके बारे में सुनने के बाद लीजू से बोलता है, क्या तुम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, क्योंकि इसमें मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। तो लीजू सुइन की बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं ये करवा दूंगा। जिसके बाद शाम का सीन होता है जहाँ पर सुइन अपने घर के लिए निकलने वाला था और वो अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए अपने उनमें कहता है कि उस आउटब्रेक को होने में केवल 3 महीने ही बाकी रह गए हैं। और साथ ही वो आगे कहता है कि लीजू उसके ऊपर अपना ध्यान देने की कोशिश करेगा, पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता चल सकता है। इसलिए सुइन एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको रोकने का एक बेस्ट तरीका यही है कि ये सब मुझे खुद से ही करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर डाई हो के घर का होता है जहाँ पर सुइन अपनी तलवार को लेने के लिए आ गया था, और वो आसपास हथियार को देखते हुए कहता है कि सभी वेपन्स की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है। फिर डाई हो अंदर से आते हुए लीजू से कहता है कि तुम्हारा वेट करने के लिए शुक्रिया। उस मटेरियल को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है और इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया है। और साथ ही वो सुइन से आगे कहता है कि मैं इसकी पावर की गारंटी लेता हूँ, इसके लिए तुम्हें जरा सी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम इसको खोलकर देख सकते हो। पर जब सुन उस तलवार को खोलकर देखता है तो उसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है, और सुन उस तलवार को देखते हुए कहता है, अगर मैं इसको बाल बुंगी से कंपेयर करता हूँ तो इसके लुक से बिल्कुल ही नॉर्मल है, पर जब मैंने इसे उठाया तब से ही मुझे ये पता है कि ये तलवार पूरी तरह से जिंदा है।
फिर सोइन अपनी प्रीवियस तलवार को निकाल कर हवा में फेंक देता है और अपनी नई तलवार को उसके सामने रख देता है, और जैसे ही वो तलवार उसके ऊपर टकराती है तो उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और सोइन ये देखने के बाद कहता है कि इसकी शार्पनेस और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही टॉप क्वालिटी की है। इसकी मेरे माना को लेकर रिएक्शन बहुत ज्यादा है। इसे पता है कि आखिर किसको काटना है और किसको नहीं, यानी ये सोर्ड पूरी तरह से परफेक्ट है। जिसके बाद डाई हो सोइन से बोलता है, क्या तुमने इसके लिए कोई नाम सोचा है? क्योंकि ये तुम्हारी तलवार है तो तुम्हें इसका कोई ना कोई नाम रखना होगा। तो सोइन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है कि हाँ, मैं इसे ग्रिम बोलूंगा। तो सोइन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि ग्रिम, मैं इसका नाम ग्रिम रखूंगा। जो कि ड्रैगन्स को स्ले करने वाली तलवार होती है उसे ग्रिम कहा जाता है। तो सोइन उससे कहता है ग्रिम, इसका नाम ग्रिम होगा। ग्रिम नाम सुनने के बाद डाइयो को ऐसा लगता है कि सोइन उसे ग्राम बोल रहा है, तो इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ग्राम के बारे में तो बात नहीं कर रहे, जैसा कि 100 ग्राम और 200 ग्राम होता है। तो सोइन हमें ग्रिम के बारे में बताता है कि ग्रिम भी एक बाल मुंगी का अल्टरनेटिव नाम है, क्योंकि इस बार भी वो अपनी तलवार का नाम बालमुंगी नहीं रखना चाहता था, पर वो भगवानों को मार देने वाली तलवार के नाम को भी नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद हमें सोइन के वहाँ से जाने का सीन दिखाते हैं। तो डाइहो उसे कहता है कि तुम इतने जल्दी जा रहे हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठ के थोड़ी देर चाय पियोगे और बातें करोगे। पर सोइन उससे वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं, बाद में फिर कभी, कल मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर मेरा जाना जरूरी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैसल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कई सारे दरबान खड़े हुए थे और वहाँ पर एक आदमी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तो वो दरबान काफी डर जाता है, पर वो अपने पीछे कमांडर मैक्समैन को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। और मैक्समैन उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत देर से खड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। और साथ ही मैक्समैन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी गार्ड ड्यूटी कैसी चल रही है, कि यहाँ पर कुछ हुआ या कोई आया जाया। तो वो सोल्जर उसे बताता है कि नहीं। जिसके बाद मैक्समैन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत दिनों से रेगुलर गार्ड ड्यूटी करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए होगे, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम थोड़े समय तक और यहाँ पर रह लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर डोराम किंगडम का एक बहुत बड़ा खतरा छाया हुआ है। वो लोग कभी भी हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वो सोल्जर मैक्समैन से बोलता है कि सर, यस सर, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस ड्यूटी को निभाऊंगा। फिर वो अपनी गार्ड ड्यूटी पर फिर से जाते हुए वहाँ से चला जाता है। पर मैक्समैन किसी चीज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि इस चीज को 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, और अगर ऐसी मुसीबतें कैसल के बाहर और अंदर दोनों ही तरफ रहती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी सिविलियंस को भी इसकी वजह से सफर करना पड़ेगा। आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पर हमें एक और आदमी का सीन दिखाते हैं जिसका नाम आर्चर होता है, पर यहाँ पर इसका चेहरा एक मास्क से कवर है। इसकी वजह से ये देखने में किसी ब्लैक मैजिशियन की तरह लग रहा है। और मैक्समैन उसको देखकर कहता है कि सर आर्चर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिर आप किंग को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? तो आर्चर मैक्समैन से कहता है कि मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया था कि तुम लोग अपना काम सही से कर रहे हो और आसपास तो सही से नजर रख रहे हो या नहीं। और साथ ही वो मैडमैन से सिचुएशन के बारे में पूछता है। तो मैडमैन उसे सिचुएशन को बताते हुए कहता है कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा एफर्ट हमारे डिफेंस के ऊपर रखा हुआ है, पर ऑर्डरम किंगडम की मिलिट्री हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। इसलिए अगर हमारे लिए बहुत ज्यादा बस्ट कंडीशन आ गई तो हम लोगों को ये कैसल लोगों के हवाले कर नेक्स्ट कैसल को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। पर आर्चर मैक्समैन की बात सुनने के बाद गुस्से में उसे कहता है, क्या तुम उन लोगों को कैसल दे दोगे? क्या मैंने बिल्कुल सही सुना? तो मैक्समैन उसे छटकते हुए कहता है, मैं यहाँ पर केवल वर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे सोल्जर्स के लिए खाना सप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस कैसल में रहना धीरे धीरे करके दिक्कत देना चालू कर देगा। तो आर्चर उससे कहता है कि नहीं, अगर तुम लोग यहाँ पर कैसल को देना ही चाहते हो तो तुम लोगों को भी यहाँ पर इसके साथ मरना होगा। पर मैक्समैन आर्चर की बात सुनने के बाद काफी कंफ्यूज होता है, और साथ ही वो अपने मन में कहता है, आखिर तुम इस तरीके की बात कहने वाले कौन होते हो? तुम तो यहाँ पर फाइट में भी शामिल नहीं होने वाले, तुम बस यहाँ पर सभी जिंदा सोल्जर्स को किसी टच पुंजियों की तरह ट्रीट करते हो। जिसके बाद मैक्समैन हमें आर्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है कि कुछ समय पहले ही अंडरआर्म किंगडम ने हमारे साथ एक जंग को शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे किंग ने एक हाई क्लास के आर्चर को यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर बनाकर इस बैटलफील्ड को संभालने के लिए भेज दिया है। और तुम एक लड़ाई के अंदर अपने चीफ कमांडर की बात को मानना ही होगा, क्योंकि ये एक सोल्जर की ड्यूटी है और एक बैटलफील्ड का नियम है, भले ही ये इंसान किसी भी सोल्जर को किसी चींटी से ज्यादा ना समझे। आखिर हमारे किंग ने एक ऐसे इंसान को हमारे चीफ कमांडर बनाकर क्यों भेजा है? पर आर्चर मैक्समैन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुम्हें बस इस कैसल को 1 महीने तक और संभाल कर रखना होगा। मुझे पता है कि तुम इस कैसल को 1 महीने तक और संभाल सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा काबिल हो और तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम कमांडर मैक्समैन इस नेशन के हीरो हो। पर मैक्समैन 1 महीने का सुनकर काफी गुस्से में होता है और वो आर्चर पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1 महीने तक यहाँ पर रुकने के बाद भी कुछ बदलने वाला है।
पर तभी अचानक से पूरा कैसल हिलने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और मैक्समैन बाहर से किसी की आवाज सुनते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की आवाज थी। पर तभी एक सोल्जर वहाँ पर भागते हुए आकर मैक्समैन को आवाज देते हुए कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, क्योंकि अचानक से किसी ने बाहर से हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है और उसने कैसल के दरवाजे को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। और हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुइन यहाँ पर आ चुका था और उसने अपनी एक स्ट्राइक के साथ पूरे कैसल के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया था। जिसके बाद हमें अब से आधे घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुइन अपने 20th फ्लोर को क्लियर करने के लिए टेलीपोर्टेशन मशीन के पास जा रहा था, जहाँ पर टेलीपोर्टेशन मशीन के सामने एक आदमी लेटा हुआ था और ये टेलीपोर्टेशन मशीन का गेट कीपर है। गेट कीपर सुइन को वहाँ पर आता हुआ देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि देखो तो आखिर यहाँ पर कौन आया है, तुम्हारे जैसे किसी मॉन्स्टर को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया। जिसके बाद गेट कीपर सुइन से आगे बोलता है कि तुम यहाँ पर कोई एडवाइस लेना चाहते हो। तो सुइन उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी यहाँ पर मदद चाहिए। तो गेट कीपर सुइन से कहता है कि चलो इसके बारे में देखेंगे, पर उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो। तो सुइन उसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, एक गेट कीपर जितनी ज्यादा अच्छी सलाह देगा तुम उतना ही ज्यादा टावर के ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। इसलिए सुइन स्माइल करते हुए गेट कीपर से कहता है कि 100,000। ये सुनकर गेट कीपर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या, आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा। तो सुइन गेट कीपर से कहता है कि 100,000 पॉइंट यही मेरा ऑफर है, क्या तुम्हारे लिए ये काफी है। तो ये सुनकर गेट कीपर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी गेट कीपर को इतना ज्यादा ऑफर नहीं किया था। जिसके बाद गेट कीपर खड़ा होते हुए सुइन से आगे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा पे करने के बारे में कह रहे हो, जिसको कमाने के लिए कई सारे लोगों को 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, जैसा कि मैंने सोचा था। मेरी आंखें कभी भी गलत नहीं होती। जिसके बाद गेट कीपर सुइन से उन पॉइंट्स को लेते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ पर जाने वाले हो। तो सुइन गेट कीपर को बताता है कि मैं यहाँ पर लेवल 10 को चैलेंज करने का प्लान कर आया हूँ। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत है। तो गेट कीपर हंसते हुए कहता है कि तुम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पर नहीं मरोगे, और अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम अकेले रहोगे जो कि वहाँ पर मारने का काम करेगा। पर इसके बारे में याद रखना, अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर मारने की कोशिश मत करना। सुइन गेट कीपर की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और गेट कीपर उससे आगे कहता है अगर वहाँ पर तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हें वहाँ पर क्या करना है। ये बोलकर गेट कीपर चुप हो जाता है। सुइन उससे कहता है तो क्या बस इतना ही। तो गेट कीपर उससे कहता है कि हाँ, पर सुइन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें 1 लाख पॉइंट दिए हैं तो कम से कम मुझे सारी बात तो बताओ। पर गेट कीपर सुइन को टेलीपोर्टेशन मशीन में धकाते हुए उससे कहता है कि इतने सारे पॉइंट्स में केवल इतना ही, अब बस जल्दी से यहाँ से जाओ। जो कहकर वो उसको गुड लक विश करता है और सुइन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल पिछली बार की तरह है, इस बार भी केवल एक रिडल। मुझे सारी बात समझ में नहीं आई कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद सुइन आगे बढ़ते हुए कहता है कुछ भी हो, पर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो पता है कि आखिर यहाँ पर मेरे क्या काम आने वाला है, पर आखिर मुझे इस चीज का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे वहाँ पर क्या करना है। जो कहते हुए सुइन आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से उसके नीचे एक पोर्टल खुल जाता है, जो देखकर सुइन काफी हैरान हो गया था और वो उस पोर्टल के नीचे गिर जाता है। सुइन नीचे गिरते हुए नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर एक पहाड़ था, इसलिए वो अपने आप को संभालते हुए बड़ी स्टाइल के साथ पहाड़ से जंप करते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है। पर सुइन की नजरों के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा कैसल था, जिसको देखकर सुइन भी कहता है कि ये तो एक कैसल है। और सुइन के सामने सिस्टम का पैनल चालू होते हुए उसे बताया जाता है और वही सिस्टम उसे बताता है कि टावर द ट्रायल का 20th फ्लोर का ट्रायल आपका चालू हो चुका है। और सिस्टम सुइन को इस कैसल के बारे में बताता है कि ये कैसल ग्रैंड एलोंग किंगडम का एक स्टेट वॉल है, जिसके अंदर कई सारे सोल्जर्स उसको गार्ड करते हैं और तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय के अंदर तुम्हें इस कैसल को यहाँ पर कोलैप्स यानी तबाह करना है। पर तुम्हें इस चीज के बारे में भी याद रखना है कि ये लोग यहाँ पर नेसेसरली तुम्हारे दुश्मन नहीं है, इसलिए ट्रायल को कंप्लीट करते हुए तुम्हें तुम्हारे एलाइज को भी बचाना होगा और यहाँ पर इस कैसल के सीक्रेट को पता करते हुए जिंदा रहना होगा। सो इन सारी चीजें सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन थी, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसके लंबे होने की वजह से मैं थोड़ी बहुत चीजों को समझ गया हूँ कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। सिस्टम मुझसे ये कहना चाहता है कि इस कैसल के सीक्रेट को पता लगाते हुए मुझे इस कैसल को तबाह करना होगा, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रायल किसी सिंपल फाइट की तरह है जिसको मैं यहाँ पर फाइट कर आसानी से जीत सकता हूँ। और यही बात यहाँ के अननेसेसरी दुश्मनों के ऊपर भी आती है। पर तभी सुइन को उस गेट कीपर की वही एक बात याद आ जाती है, जिसको याद करते हुए सुइन कहता है कि गेट कीपर ने भी मुझसे यहाँ पर आते हुए इसी तरीके की बात करी थी। मुझे लगता है कि ये बस यही कहना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी से भी बिना फालतू की फाइट नहीं लेनी है। पर ये बात सोच सोच कर सुइन का दिमाग खराब हो रहा था कि अगर मैं यहाँ
यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता तो आखिर बिना फाइट के मैं इस कैसल के ऊपर कॉन्कर कैसे कर सकता हूँ। और ऐसे ही सोइन को इसके बारे में दिमाग लगाते हुए रात हो चुकी थी और सोइन वहीं पर आग को जलाकर इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर उसको यहाँ पर क्या करना है। पर उसके कई सारे प्लान्स बनाने के बाद भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कॉन्कर कैसे कर सकता है। इसको स्टील वॉल ऑफ फोर्ट्रेस कहा जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी दीवारें पतली होंगी और मुझे इस कैसल के सोल्जर्स का डिफेंस का लेवल भी इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। पर सोइन के किसी भी तरीके के प्लान बनाने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोइन वहीं पर लेट कर आसमान का नजारा देखते हुए कहता है, यहाँ पर मेरे पास 1 महीना है, इसका मतलब इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारा समय मिला है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर 1 सेकंड को भी बर्बाद कर सकता हूँ। इसलिए सोइन अपने दिमाग को खाली करते हुए कहता है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया। जिसके बाद से शिफ्ट होकर कैसल के गेट पर आ जाता है, जहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को गार्ड कर रखे हुए थे। पर तभी वो लोग अपने सामने सोइन को देखकर उसे कहते कि अपनी पहचान करवाओ। वो लोग सोइन को देखकर पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और वो अपने भाले को आगे करते हुए सोइन को वार्न करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से अपनी आइडेंटिटी रिवील करो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। पर सोइन उन लोगों को अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं बस यहाँ पर लोगों के सामने जाकर ऐसे ही बात कर सकता हूँ। इसलिए सोइन उन लोगों के सामने एक्टिंग करते हुए एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और वो लोगों से कहता है कि आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं एक ट्रैवलर हूँ जो यहाँ से जा रहा था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, पर क्या मैं यहाँ पर थोड़े समय के लिए रह सकता हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? आखिर तुम कौन से किंगडम से यहाँ पर आए हो? जल्दी से तुम्हारे बारे में बताओ वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। पर सोल्जर की बात सुनने के बाद सोइन अपने मन में कहता है कि एशियन आउटब्रेक को होने में केवल 2 महीने का ही समय बचा है, इसलिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके मुझे इस ट्रायल को कम्प्लीट करके यहाँ से वापस जाना होगा। इसलिए सोइन उन लोगों से आगे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जो कहकर वो अपनी तलवार को निकालते हुए उन लोगों से माफी मांगकर कहता है कि मैं इस चीज के लिए आप लोगों से पहले ही माफी मांगता हूँ कि जो अब यहाँ पर होने वाला है, अब मुझे तुम लोगों के ऊपर फोर्स को ही इस्तेमाल करना होगा। जो कहकर सोइन आसमान में जंप करता है, जो देखकर वो सोल्जर भी काफी हैरान हो गया था और सभी सोल्जर सोइन को अपने ऊपर देखकर काफी सरप्राइज हो गए थे। और सोइन अपनी तलवार को घुमाते हुए गेट के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता है और उसकी स्लैश की पावर इतनी ज्यादा इंटेंस और ब्रूटल होती है कि वो पूरी पूरी दीवार के साथ गेट को काटते हुए जमीन पर भी टकरा जाती है और इस ब्रूटल स्ट्रेंथ की वजह से वो सारी की सारी दीवार गिरने लगती है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से गेट की तरफ से भागना चालू कर देते हैं। और एक जोरदार धमाके के बाद हमें सोइन को दिखाते हैं कि जो वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था और सभी सोल्जर्स उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।